नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम। दिल्ली फसादात की गूंज आज फिर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सुनाई दी। दरअसल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस बात को लेकर अपोजिशन पार्टियां इस बात पर अड़ी थी कि दिल्ली फसादात पर बहस कराई जाए और इसी को लेकर लगातार हंगामा हो रहा था। हालांकि जो स्पीकर हैं खासतौर से लोकसभा में, उन्होंने बार बार ये एक तरह से कह सकते हैं कि इंतबाह दिया, ये बताया कि आप अपनी सीट से ना उठें। वेल में आने की तो बात दूर है, आप अपनी सीट से ना उठें। उन्होंने बार बार ये कहा कि अगर कोई अपनी सीट से उठता है या कोई वेल तक आता है, चाहे वो बरसे-इक़्तिदार जमात का मेंबर हो या फिर अपोजिशन का, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बहरहाल ये मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब बात इस तरह की आई कि होली के बाद इस पर बहस कराई जाएगी, तो अपोजिशन पार्टियों के जो मेंबरान थे वो काफी गुस्से में आ गए। यहां तक उन्होंने कुछ कागजात भी जो है वो फेंके या फाड़े और इस तरह से अपने गुस्से का इजहार किया। अपोजिशन पार्टियां लगातार इस बात पर अड़ी हैं कि पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली फसादात क्यों हुए, कैसे हुए, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, क्या उसको हिदायत मिल रही थी। यानी इस पहलू पर वो किसी भी सूरत में चाह रहे थे कि इस पर बहस कराई जाए। तो इसको लेकर पार्लियामेंट का जो सेशन है वो भी कई बार जो है उसे अजर्न करना पड़ा है। तो ये एक आज अहम मुद्दा है जिस पर हम तफसील से रोशनी डालेंगे, अपने नुमाइंदे से बात भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस फसाद को लेकर ये तमाम हंगामे हो रहे हैं, दिल्ली फसादात से जो इलाके मुतासर हैं, उन इलाकों में दिल्ली हुकूमत ने जैसा कि ऐलान किया था कि सर्वे कराया जाएगा और किसका कितना नुकसान हुआ है, दुकान का या मकान का या कुछ और चीज़ों का, उसकी बाकायदा उसका सर्वे कराया जाएगा और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि जो लोग भी इसमें जिनका नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाए। इसकी हकीकत अभी क्या है, किस लेवल पर यह काम चल रहा है, इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि जो फसाद ज़दा मुतासरीन हैं वो जो अपने घरों में अभी तक नहीं जा पाए हैं वो कहां पनाह लिए हुए हैं, दिल्ली में किन किन इलाकों में राहत कैंप चल रहे हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने इस राहत कैंप का इनेकाद किया है, हुकूमती सतह पर ये तमाम तैयारियां हो रही हैं या समाजी तंजीमें इस पर तैयारियां कर रही हैं और राहत ज़दा लोगों को मुतासरा लोगों को, फसाद ज़दा मुतासर जो लोग हैं उन्हें राहत पहुंचा रही हैं। इस पर हम कई आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। तो आज की बात इसी पर होगी। तो हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, अपने नुमाइंदों से बातचीत करें पार्लियामेंट के आज की तमाम प्रोसीडिंग्स को लेकर और राहत कैंप के हालात को लेकर के पहले आपको हम दिखाते हैं 8 अहम खबरें। आप देखिए अपने स्क्रीन पर ये जो 8 अहम खबरें हैं, इसके बारे में पहले आपको हम जानकारी दे दें। ये तमाम खबरें जो है वो काफ़ी सुर्खियों में है। सबसे पहली खबर आप देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि आज पार्लियामेंट में इस बात को लेकर कि दिल्ली फसाद को लेकर बहस कराई जाए, काफ़ी आज हंगामा हुआ और दोनों ऐवानों में हंगामा हुआ, जिसकी वजह से कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। कार्रवाई का जैसे ही आगाज हुआ, अपोजिशन ने हंगामा राय की। इस दौरान हुक्मरान इत्तेहाद और जो अपोजिशन के बीच नोकझोंक होती रही। लोकसभा में भी कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दिल्ली में हलाकतों की तादाद बढ़ रही है और इस मामले को उठाने का हक उन्हें है। अधीर रंजन ने दिल्ली तशद्दुद पर बहस कराने का मुतालबा किया। हंगामा राय के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने अरकान पार्लियामान को नसीहत की कि ऐवान की कार्रवाई बेरोक-टोक चलाने में वो ताउन करें। उन्होंने अरकान से वेल में न आने को भी कहा था। इस ताल्लुक से जो बयान है अधीर रंजन चौधरी का, वो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। हम वो बयान भी सुनाना चाहेंगे आपको कि अपोजिशन ने इस माम के साथ क्या मुतालबे रखे थे और किस बात को लेकर वो बार बार हंगामा कर रहा था। अपोजिशन या अपोजिशन की पार्टियों के जो मेंबरान हैं वो हंगामा कर रहे थे। तो हम आपको सुनाते हैं कि ये मांग क्या थी इनकी, अपोजिशन की। हम लोग आम लोगों की नुमाइंदे बन के यहाँ आते हैं देश की विषय को उठाने के लिए। आज दिल्ली में जो हो रहे हैं, मैं विषय की बात, आज भी लाश की कतार बढ़ रहे हैं। मैं अधीर रंजन, तो ये विषय को उठाने का हमें अधिकार है।
सर ये विषय उठाने का हमें अधिकार नहीं है। मैंने आपको बताया, सारे दिल्ली जल रहे हैं, सारे देश की निगाह इसमें टिके हुए हैं। ये विषय को रखने का हमें मौका देने के लिए हम आपसे गुजारिश किए हैं, सरकार से दरखास्त कर रहे हैं और सरकार की पक्ष से ये विषय को चर्चा में लाने के लिए बार। तो ये आज होता रहा है पार्लियामेंट के अंदर और अपोजिशन लगातार इस बात को लेकर बजित रहा कि दिल्ली फसादात पर हंगामा जो हो रहा है, दरअसल उनका मुतालबा ये है कि किसी भी सूरत में वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर से बहस कराई जाए। दूसरी जो अहम खबर है वो आपको हम बताते हैं। दूसरी अहम खबर है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा यूएन। ये बहुत एक हम कह सकते हैं कि इस मामले का एक नया मोड़ है। जिस तरह CAA पर यानी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस UNHRC सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत की दाखिल करेगा अर्जी और UNHRC हाई कमिश्नर ने हुकूमत हिंद को इस ताल्लुक से जानकारी भी सौंपी है। इससे पहले भी हमने कई बार अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि किस तरह से CAA को लेकर जो बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म है आलमी सतह पर, उसने कई जगहों से ऐसी खबरें आई हैं कि उस पर फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान ने बार बार अपने मौक़िफ़ इस पर वो साफ किया है कि ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है और हिंदुस्तान को ये बेहतर पता है कि उसके लिए कौन सा कानून बेहतर है या क्या चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन ये एक नया मोड़ इसमें ज़रूर है कि UNHRC ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने का ऐलान किया है और UNHRC हाई कमिश्नर ने हुकूमत हिंद को इस ताल्लुक से जानकारी भी दी है। अगली खबर जो है वो है उस शूटर की, जो आपको याद होगा दिल्ली फसाद के दौरान एक बार बार तस्वीर सामने आ रही थी कि एक शख्स है जो उसके हाथ में एक पिस्तौल है और उसके सामने एक पुलिस वाला जो वर्दी में खड़ा है। दरअसल वो शख्स शाहरुख जिसका नाम बताया जा रहा था, उसकी तस्वीर आप इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और ये उस दौरान की तस्वीर है जब वो सड़कों पर इस तरह से देखा गया था। पुलिस का ये क्लेम है, पुलिस का दावा है कि शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के क्राइम ब्रांच की टीम ने शाहरुख को उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार किया है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही इसको पनाह देने वाले लोगों की भी बातचीत, उससे भी पुलिस बातचीत करेगी, छानबीन करेगी और उसकी भी तलाशी ली जाएगी। दिल्ली तशद्दुद के दौरान 24 फरवरी को जाफराबाद इलाके में शाहरुख पर 8 राउंड गोलियां चलाने का इल्जाम है, जिसके बाद से शाहरुख की तलाश जारी थी। और उसके बाद एक और अहम खबर ये है कि हम आपको बता दें कि इसका जो शाहरुख की गिरफ्तारी के साथ ही जो खबर सामने आई है उससे हम ये बताएं कि जो वज़ारत दाखिला है उसने एक ये खबर आई कि वज़ारत दाखिला जो है मरकज़ी वज़ारत दाखिला पुलिस से रिपोर्ट तलब किया मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने और वो ये इस बात का पता लगाने की कोशिश है कि दिल्ली में जो फसादात हुए थे तो क्यों इस तरह से ये फसादात फूट पड़े, क्यों ये हालात जो है वो काबू में नहीं आ पाए। इसको लेकर मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने पुलिस से एक रिपोर्ट तलब की है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के तलब किए जाने के बाद या रिपोर्ट मिलने के बाद बाज़ाब्ता इसके लिए छानबीन या जांच के अहकामात भी दिए जा सकते हैं। फिलहाल ये खबर है कि दिल्ली पुलिस से मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने दिल्ली फसादात के ताल्लुक से रिपोर्ट तलब की है और क्या इस रिपोर्ट के बाद अब जो इसमें लापरवाही की बातें कही जा रही हैं पुलिस इंतजामिया की तरफ से, क्या उस ताल्लुक से कुछ खास मोड़ आ सकता है, कुछ खास बातें सामने आ सकती हैं, इसका हमें फिलहाल इंतजार करना होगा। और एक अहम खबर है वज़ीर आज़म के ताल्लुक से, याद होगा एक रोज़ कबल ये खबर काफ़ी गश्त की कि वज़ीर आज़म ने ऐसा कहा है कि मैं सोचता हूं कि सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स जो हैं उसे बंद कर दूं, उसे छोड़ दूं। उसके बाद काफ़ी तरह की बातें भी सामने आ रही थी। राहुल गांधी का भी इस पर जवाब आया था कि आप सोशल अकाउंट या सोशल मीडिया ना छोड़ें बल्कि नफरत छोड़ती है। राहुल गांधी का ये जवाब था। उस पर अब बात कुछ सामने आई है। खुद वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके ये सस्पेंड जो है वो खुद उन्होंने दूर कर दिया है। उनका नया ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो अपना अकाउंट उन ख़वातीन को मंसूब करेंगे जिनकी हयात और कारनामों ने उन्हें मुतासिर किया है। ये एक अहम खबर है। और इसके बाद आपको बता दें कि लखनऊ जिस तरह से मुल्क के कई शहरों में
CAA के खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे थे, दिल्ली का शाहीन बाग की तर्ज पर लखनऊ के घंटा घर में जो मुजाहरे हो रहे थे, तो अब ये खबर आ रही है कि जो लखनऊ में जो मुजाहरा चल रहा है वहाँ जो खवातीन धरने पर बैठ रही हैं उनकी तादाद कुछ कम होती जा रही है। और इसी बीच जो खवातीन है वहाँ मुजाहरा कर रही हैं, उन्होंने एक अपील की है उन तमाम तबकात से, चाहे वो SC ST के जुमरे में आए या दूसरे तमाम तबकात से, कि वो भी इस धरने में शामिल हों। क्योंकि इन खवातीन का कहना है, लखनऊ घंटाघर में मौजूद खवातीन का कहना है कि ये जो कानून है जिसके खिलाफ ये एहतजाज कर रही है, दरअसल इससे तमाम कमजोर तबकों को, तमाम कमजोर कम्युनिटीज को इससे नुकसान होगा। उन्होंने अपील की है कि वो तमाम लोग जो ये महसूस कर रहे हैं कि ये कानून जो है उसका नुकसान बहुत हो सकता है, तो अगर वो ये महसूस कर रहे हैं तो वो हमारा साथ दें। ये खबर है। इससे ये बात ये भी सामने आ रही है कि क्या ये समझा जाए कि घंटाघर में खवातीन का एहतजाज जो है वो अब सिमटता जा रहा है। एक और अहम खबर है महाराष्ट्र से। कल हमने आपको खबर दी थी कि महाराष्ट्र में जो वहाँ की हुकूमत है वो मुसलमानों को तालीम के शोबे में 5% रिजर्वेशन देने की तैयारी कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र में जो NCP के कदावर लीडर हैं और वजीर भी है नवाब मलिक, उन्होंने इस बात का इशारा दिया था, बल्कि उन्होंने न्यूज़ 18 को बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा था कि अब बहुत जल्द अब रिजर्वेशन का ऐलान किया जाएगा और महाराष्ट्र की हुकूमत इसकी तैयारी कर रही है। लेकिन आज महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सरकारी सतह पर फिलहाल मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मुतालिक कोई तजवीज़ नहीं आई है, इसलिए अपोजिशन इस मौजू पर अवाम को गुमराह करना बंद करे। उन्होंने इस तरह की बात कही है। तो उनका ये कहना है उद्धव ठाकरे का कि ऐसी कोई तजवीज़, ऐसा कोई प्रपोजल मेरे सामने नहीं आया है। मतलब सीधे तौर पर उन्होंने शायद इसको नकारा भी नहीं है, लेकिन इसका जवाब हाँ में भी नहीं है कि हाँ ऐसा होने जा रहा है, जैसा कि NCP के लीडर का ये बयान आया था। बाकायदा इंटरव्यू दिया था उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू को। और उसके बाद जो अहम खबर है वो है कोरोना वायरस को लेकर। भारत में कोरोना का जो दायरा है कोरोना वायरस का वो बढ़ता जा रहा है और 4 ऐसे मुल्क भी हैं जहां के लोगों की एंट्री हिंदुस्तान में यानी भारत में बंद कर दी गई है। उनमें जापान है, उनमें ईरान है, उसमें जनूबी अफ्रीका है और ऐसे एक और मुल्क है जहां जिसके बारे में सीधे तौर पे कहा गया है कि यहां से अब एंट्री नहीं होगी। और साथ ही साथ जिस तरह से खबर आई थी कि दिल्ली में और तेलंगाना में, हैदराबाद में 2 केसेस जो है वो कंफर्म हो चुके हैं। इसके बाद कई और ऐसे मामले आ रहे हैं, एहतियाती तदाबीर की जा रही है और वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका मुकाबला करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। और जिस तरह से मामले आगे अब आते जा रहे हैं उससे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस ताल्लुक़ से अलर्ट रहा जाए और बेदारी बढ़ाई जाए कि कैसे इसका मुकाबला किया जा सकता है। चूँकि अभी जैसी की खबरें हैं वो उसके मुताबिक अभी इसको लेकर कोई वैक्सीन या कोई ख़ास इलाज इसका अभी तैयार नहीं है, लेकिन इससे बचने की तदबीर की जा सकती है। और लगातार जो अभी खबर आ रही है, जैसे बेंगलोर से खबर है कि वहाँ पर जो एक होटल है वहाँ के तमाम रेस्टोरेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें 14 दिनों के लिए ख़ास तौर से अलग थलग ऑब्जर्वेशन पर रखा जा रहा है। इधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों को लेकर 3 बजे जो वज़ीर सेहत हैं उनके साथ एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। और ख़बर ये भी है कि आगरा में भी 4-5 ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में तस्दीक हो रही है कि वो कंफर्म केसेस हैं। हालांकि इस पर अभी पूरी तरह से तस्वीर सामने नहीं है। बहरहाल इसको लेकर काफ़ी सवाल जवाब भी हो रहे हैं और एहतियाती तदाबीर करने की हर तरफ से अपील की जा रही है कि इस पर घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि इसमें एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। दिल्ली के जो जैसा मैंने बताया वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा है कि RML राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो है वहाँ सफदरजंग अस्पताल को नोडल अस्पताल बनाया गया है। 230 बेड का वहाँ इंतजाम किया गया है और 19 सरकारी और 6 प्राइवेट अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। 3.5 लाख जो N95 जो एक कोई दवा है, इसी खास उसका इंतजाम किया गया है। और लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम अपने नुमाइंदों से जुड़ेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि दिल्ली में हमारे नुमाइंदे वनीत भी हैं और खुर्रम भी हैं। सबसे पहले हम वनीत का रुख करते हैं।
विनीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पार्लियामेंट में आज क्या कुछ हुआ। ऐसा समझा जा रहा था कि कल पहला दिन था चूंकि बजट सेशन के दूसरे मरहले का, लेकिन आज दूसरा दिन है, आज भी हंगामा होता रहा। तो क्या ये किसी नतीजे पर पहुंचा है मामला, जो अपोजिशन पार्टियों की डिमांड थी बहस कराने को लेकर? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज बजट सत्र के दूसरे भाग का दूसरा दिन था और यहां पर इस दिन भी, आज के दिन भी लगातार दोनों ही सदनों में हंगामा होता रहा। विपक्ष जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करता रहा। साथ ही साथ विपक्ष ने यह भी कहा है कि जो दिल्ली में अभी जिस तरह की घटनाएं घटी थी, हिंसा हुई थी, कुछ दंगे हुए थे, उस पर बहस होनी चाहिए और इसकी मांग को लेकर के लगातार जो है विपक्ष जो है वो अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन करता रहा, नारेबाजी करता रहा, प्ले कार्ड्स भी दिखाया। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब सदन की बैठक हो रही थी, लोकसभा की बैठक के पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर के बैठक की और कोशिश की जो कल गतिरोध था, बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन का जो गतिरोध था, उसे खत्म किया जाए और शांतिपूर्ण माहौल में सदन को चलाया जाए, कार्रवाई की जाए, जो संसदीय कार्य है उसे पूरा किया जाए। लेकिन वह नहीं हो पाया। आज जो प्रयास किया गया था वो प्रयास सफल नहीं रहा, असफल रहा और साफ तौर पर विपक्ष जो है वो अपने मांग पर अड़ा रहा। वो चाहता था कि गृह मंत्री अमित शाह जो वो इस्तीफा दे। साथ ही साथ विपक्ष का यह भी कहना था कि जिस तरह से दिल्ली की जो घटनाएं घटी है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक सरकार की ओर से कहा गया है, सरकार की ओर से यह कहा गया है, लोकसभा अध्यक्ष ने भी यह बात कही कि होली के बाद यानी 10 मार्च के बाद सरकार जो है इस मुद्दे पर बहस कर सकती है। लेकिन विपक्ष जो है वो अपनी बात पर अड़ा रहा। वह यह साफ तौर पे कहता रहा कि जो इसकी जो सुनवाई है या जो चर्चा होनी है वो जल्द से जल्द करवाई जाए, उसी वक्त करवाई जाए, आज ही करवाने की विपक्ष लगातार मांग करता रहा और इसी कारण जो है सदन में गतिरोध बना रहा। तो जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने जो कोशिश की थी वह गतिरोध खत्म करने की, वह गतिरोध खत्म करने की कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। जी, तो क्या समझा जाए आगे, चूंकि जब ये मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है, तो क्या समझा जाए? अपोजिशन पार्टियों का जो स्टैंड है, जो मौक़िफ़ है, वो थोड़ा नरम पड़ेगा या फिर जो हुकूमत का स्टैंड है, लोकसभा स्पीकर क्या उनकी मांगों को मान लेंगे? क्या समझा जाए? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम सत्ता पक्ष की बात कहें तो सत्ता पक्ष साफ तौर पर बहस को लेकर के तैयार है। लेकिन अब जो है दिक्कत जो है वो टाइमिंग को लेकर के आ रही है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि होली के बाद इस मुद्दे पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन यानी 10 मार्च के बाद इस मुद्दे पर बहस कर सकते हैं, 11 मार्च का तारीख हो सकता है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो साफ तौर पर कह रही है कि जो बहस है वो जल्द से जल्द करवाई जाए, आज ही करवाने की वो मांग कर रही थी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में किसी को विल में न जाने की बात कही थी, उनको सांसदों को कहा था कि विल में न जाए, प्ले कार्ड्स न दिखाएं और कोई भी असंसदीय कार्य न करे। आज हमने यह भी देखा कि बीजेपी की एक उड़ीसा से सांसद हैं सिंहदेव, उन्होंने में साफ तौर पर आरोप लगाया कि कुछ सांसदों ने उन्हें नाखून से उन पर हमला किया और इसका उन्होंने आरोप भी लगाया है लोकसभा अध्यक्ष से, इसकी शिकायत भी की है। इसी कारण लोकसभा में गतिरोध जो है वो लगातार बना रहा और लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे के बाद जैसे ही शुरू हुई उसे में खत्म कर देना पड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी जब 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी उस वक्त भी उसे स्थगित करना पड़ा था, 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। और यही सूरत हाल जो है वो राज्यसभा में भी हमें देखने को मिला। जब 11 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो राज्यसभा की कार्रवाई में भी गतिरोध बना रहा। सभी जो पार्टियां हैं वो दिल्ली के मुद्दे पर जल्द से जल्द चर्चा करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना था कि जो होली के बाद है, होली के बाद ही इस पर चर्चा में की जानी चाहिए। वो चाहती है कि जो अन्य विधायी कार्य है उसे पूरा किया जाए अभी। जी, तो अब आगे क्या देखा जाए विनीत, आगे क्या हो सकता है? क्या अपोजिशन जो है वो इस बात को मान लेगा या फिर ये मजबूरी होगी कि किसी भी सूरत पे अब बहस कराई जाए? क्या कल सेशन होगा? जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर अभी बड़ा सवाल यह है कि क्या अपोजिशन अपनी मांग पर जो झुकता है और वो जिस तरह से सरकार यह कह रही है कि लोकसभा का जो चुनाव है, माफ कीजिएगा, जो लोकसभा में जो चर्चा है वो होली के बाद हो।
लेकिन मैं जहां तक कि सरकार के बारे में बात की, हमने सरकार के मंत्रियों से बारे में बात की, तो उन्होंने विपक्ष की जो मांग है उन्हें नाजायज बताया और साफ तौर पे कहा है कि वो चर्चा से भाग नहीं रही, बल्कि वो चर्चा करना चाहती है। वो चाहती है कि सदन जो में इस पर चर्चा हो, लोकसभा में चर्चा हो, राज्यसभा में चर्चा हो, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर के दिक्कत आ रही है। अब सरकार का यह कहना है कि जब सत्ता पक्ष चर्चा को लेकर के तैयार है तो ऐसे में विपक्ष को सदन को चलने देना चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टियों के रुख से हम देखते हैं कि विपक्षी पार्टियां अपने रुख पर कायम है। हमने लोकसभा स्थगित होने या राज्यसभा स्थगित होने के बाद हमने कई विपक्षी नेताओं से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि चूंकि दिल्ली एक बड़ा मुद्दा है, दिल्ली में जो हिंसा हुई है वो बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, हैदराबाद से ही AIMIM के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनसे जब हमने बात की तब उनका साफ तौर पे कहना था कि जब गुजरात के दंगे हुए थे उस वक्त सदन में चर्चा हुई थी, 84 के दंगे हुए थे उस वक्त सदन में चर्चा हुई थी, तो इस वक्त भी सदन में चर्चा होनी चाहिए और वो साफ तौर पर मांग कर रहे थे। और यही सवाल जब हमने सत्ता पक्ष के नेताओं से पूछा तो सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना था कि हाँ वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा का एक समय होता है और उसी समय पर वो चर्चा करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी कुछ। शुक्रिया विनीत आपके इस जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया, चूंकि आपने काफी ब्रीफ किया हमारे नाजरीन को कि किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर ये लगातार जो है टसल चल रहा है। ये विनीत हमें जानकारी दे। हम सीधे रुख करेंगे खुर्रम का, हमारे नुमाइंदे खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस बात को लेकर खुर्रम से सवाल जवाब करेंगे कि खुर्रम, दो सवाल आपसे है हमारा। एक तो ये कि जो अब 23, 24, 25 यहाँ तक के कुछ हद तक 26, इसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में राहत कैंप की खबर आ रही है और दिल्ली हुकूमत के ऐलान के मुताबिक ये खबर आ रही है कि सर्वे कराया जा रहा है नुकसानात का। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि नुकसानात के सर्वे के ताल्लुक से क्या अपडेट है और क्या रिलीफ कैंप्स में उन लोगों को वाकई रिलीफ मिल पा रहा है? ये रिलीफ कौन मुहैया करा रहा है? क्या सूरत हाल है उनकी? खुर्रम। खुर्रम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए विशाल, जहां तक राहत की बात है तो मजिस्ट्रेट हैं, उनके अलग अलग जगहों पर वो वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है, क्योंकि बिल्कुल आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? जी हाँ, बोलिए। कई जगहों पर जो रिलीफ का काम है वो रिलीफ का काम शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों ने DM ऑफिस में अपने अपने नुकसान को लेकर के जो दिल्ली सरकार का जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म अब वेरिफिकेशन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की टीमें अलग अलग जगह पर पहुंच रही हैं। जहां तक कैंप की बात है तो कैंप सिर्फ एक ही बाज़ाब्ता तौर पर लगा है, ये मुस्तफ़ाबाद की ईदगाह है, वहाँ पर लगा है। मैं आपको यहाँ का जो नज़ारा है मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप देखेंगे कि ये पूरा कैंप लगा हुआ है। एक लॉन्ग व्यू अगर दिखाएंगे तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा कैंप है लगा हुआ है। एक हिस्से में ख़वातीन को रखा गया है तो दूसरे हिस्से में जो मुतासरीन है उनको रखा गया है। ये कैंप में तमाम तरह की फैसिलिटी मुहैया कराने की कोशिश की गई है। ख़ासतौर से मेडिकल की जो सहूलियात हैं वो मुहैया कराने की कोशिश की गई है। तो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ख़ासतौर से मैंने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की तो मालूम हुआ कि यहाँ पर ज़्यादातर शिव विहार के लोग हैं, कुछ ब्रजपुरी इलाके के भी लोग हैं और कुछ और जगहों के भी लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर शिव विहार इलाके के लोग हैं क्योंकि शिव विहार बिल्कुल करीब का इलाका है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा तशद्दुद हुआ है। हमारे साथ मौजूद भी है। आप कब से यहाँ हैं और किस तरह से आप लोगों की यहाँ पर सरकार से मदद मिल पा रही है? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है तो आम पब्लिक की मदद मिल पा रही है। सरकार अभी तक कोई मदद नहीं कर रहा है। फॉर्म भरो, ये भरो, वो भरो, इसकी वो वेरिफिकेशन होगी। जब वेरिफिकेशन होगी, हम घर पे ही नहीं है तो किस चीज़ की वेरिफिकेशन होगी? कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही, कोई नहीं हो रही। जब हम यहाँ पे लौटे हैं, हमें आज एक हफ्ता हो गया लौटे क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी फौजी भगा देते हैं। कहाँ पे जाएं, कहाँ पे नहीं जाएं, बताओ। कोई मदद नहीं हो पा रही सरकार की। क्या आप किस जगह पर रहते थे? किस जगह पर रहते थे? और दूसरा ये कि क्या आप वहाँ पर जो इस पूरे जब से तशद्दुद रुका है, ये पूरा वायलेंस रुका है, तो क्या आप वहाँ पर गए? क्या मिला वहाँ पे? मैं एक बार गया, हमारे घर में पूरी लूट वूट हो रही थी, नीचे आग लगी हुई थी। वहाँ पे गए, जातों के साथ हमें फौजियों ने पकड़ लिया। फौजियों ने पकड़ते के साथ यहाँ पे क्या करने आए हो? मगर जी घर को देखना आए, नू क्यों आए हो, फलाना टिका, यहाँ मरने के लिए आए हो, हमें भेज दिया गया, फिर हम चले आए। तो इस मारे जब वेरिफिकेशन हो गया, हम घर पे ही नहीं है तो वेरिफिकेशन होगी किस चीज़ की सर?
देखिए एक बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है कि ये अपने घर जी। में मौजूद नहीं है, वेरिफिकेशन का काम कैसे हो सकता है। आप लोग कहाँ से हैं और आप पर क्या गुजरी? हम यही चाहिए, सब हमारे रिश्तेदार हैं। ये कितना बुरा हाल करा, बच्चों को ले लेकर मारा, घरों में आग लगा दी। मुसलमानों का कुछ नहीं दिखा रहा है ये मीडिया वाले, सब दुबका के रख रखा, खाली हिंदुओं का नुकसान दिखा रहे हैं और हिंदुओं का दिखा रहा है सारे। इतने इतने से बच्चे लेकर हमारी माँ बहनें पड़ी हुई हैं, बहुत अन्याय हुआ है इनके साथ में। कलेजा दुख रहा, रुआ रुआ खड़ा। हमारे भाई अपने बच्चों को लेके देखो कैसे निकल निकल के भागे, अपनी जानों को लेके। जवान जवान बच्चियों की बेइज्जती करी है इन्होंने। कभी सोचा भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था दिल दिमाग में हमने कि ऐसा होएगा। हम चाहते हैं मुसलमान भाई सब, हिंदू सब मिल के रहो। ये तो एक सरकार की लड़ाई थी एनआईसी के ऊपर और ये सब में तूफान खड़ा कर दिया। बताओ। आप बताइए, आप कहाँ से हैं और आपके साथ क्या हुआ था, किन हालात में आपको निकलना पड़ा और अब यहाँ पर क्या आपको पूरी मदद मिल पा रही है? मैं CBR गली नंबर 14 फेज 6 से हूँ। वहाँ पे ही मेरा कारोबार था। इरफान जनरल स्टोर के नाम से मेरी दुकान थी, जिससे मैं अपना घर का और अपने बच्चों का खर्चे चलाता था। और दंगिया सुबह मंगलवार वाले दिन दंगियों ने मेरे ऊपर अटैक करा, जिसके कारण मेरे पड़ोसियों ने मुझे बचाया और उसी के कारण मैं वहाँ से निकल के भागा। ना ही मेरे पास कोई पैसा है, ना ही मेरे पास कोई कपड़े लत्ते हैं, ना ही मेरे बच्चों के पास कुछ है। सब पैसा, जेवरात, चीज़, सब कुछ जो भी ज़रूरत का सामान था सब वहीं पे था और दंगियों ने सब लूट लिया और सब में तहस नहस मचा दी, तोड़ फोड़ कर दी, जिसके कारण मैं आज काफ़ी दुखी हूँ। कारोबार से भी और खर्चे से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सरकार से मेरी विनती है, मेरी मदद जल्द से जल्द हो सके तो सरकार ने कहा था कि हम फौरी तौर पर कुछ पैसे ज़रूर जो जितने भी दंगे से मुतासरीन लोग हैं उन सबको देंगे। क्या इस तरह की कोई मदद मिल पाई? क्या कोई फॉर्म वगैरह प्रोसेस वगैरह शुरू कर दिया गया है? खुर्रम, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि जो एक बड़ा वहां पर जो रिलीफ कैंप बनाया गया है उसमें ज़्यादातर शिव विहार के लोग हैं और जैसा खुर्रम बता रहे थे कि 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं। इनके साथ परेशानी ये है कि अगर सरकारी सतह पर एक तरफ तो वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन जब ये वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ इन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है। जो वहाँ पर जो सिक्योरिटी में जो लोग हैं उन्हें शायद डर है कि ये कौन लोग हैं, पता नहीं है। तो जब ये अपने घर पर जाएंगे नहीं तो वेरिफिकेशन कैसे होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। और उम्मीद करनी चाहिए कि इनके मुश्किलात जल्द हल होंगे और सरकार भी इनकी मजबूरियों को समझेगी। आदा।